नमस्कार। भारतीय दंड संहिता 1860 इंडियन पिनल कोड 1860 में आपका स्वागत। बड़ा इम्पोर्टेंट एक्ट है, बहुत ही शानदार और बहुत आवश्यक, जुडिशरी के सारे कॉम्पिटिशन्स के लिए आवश्यक एक्ट है। आज ये पहला एपिसोड है जिसमें 30 मिनट के सारे एपिसोड्स में इसको डिवाइड किया हुआ है पूरे एक्ट को। तो ये करीब 30 मिनट चलेगा, तो देखें आप इसको। भारतीय दंड संहिता 1860 इंडियन पिनल कोड 1860। थोड़ा सा मैं आपको इसके बैकग्राउंड में बता दूं कि ये एक्ट मूल रूप से ब्रिटेन में बना था। ब्रिटेन में इसलिए बना क्योंकि जब भारत में इसको बनना था तो भारत में उस समय ब्रिटिश भारत था, भारत में अंग्रेज़ों का शासन था। तो उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट लॉ कमीशन जब बना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 आया था। तो उस समय मैकाले को ये काम सौंपा गया कि वो भारत में पिनल लॉज को देखे और बनाए। नॉट ओनली पिनल लॉज, सारे लॉ के लिए उन्होंने किया था। और चूंकि वो ये चाहते थे कि भारत में जो लीगल सिस्टम है वो चेंज होना चाहिए, बिकॉज दे ट्रांसलेटेड मनुस्मृति विद द नेम ऑफ कोड ऑफ जेंटुलॉस। तो उसको जब उन्होंने अध्ययन किया तो उन्हें लगा कि ये इनका सिस्टम तो अलग है, तो उसे उन्होंने क्या किया, चेंज कर दिया। तब से जब ये मैकाले भारत में फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन बनकर आए तो बनाना शुरू किया कि भारत का लॉ कैसा होना चाहिए। तो ड्राफ्ट तो इसका बन गया था तभी से, लेकिन सेकंड लॉ कमीशन तब आया जब भारत में 1857 में रिवोल्ट हो गया। और उस रिवोल्ट के कारण पूरे देश की स्थिति ये हो गई कि अंग्रेज़ों को छोड़ने पर मजबूर होने वाले थे। तब वहाँ की जो सरकार थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन अपने हाथ में ले लिया और उन्होंने तेज़ी से इस बात पर जोर दिया कि सारे के सारे कानून जो ब्रिटेन में चलते हैं वो अब यहाँ लागू किए जाएं। तो इसका जो तेज़ी से काम शुरू हुआ वो 1858 के एक्ट के बाद शुरू हुआ और उसके बाद 60 में ये बन गया और 1 जनवरी 1862 से ये भारत में लागू हो गया था। तो आज हम इसको देखेंगे, बहुत अच्छा है। तो इसको हम सारे को देखते हैं। आज देखते हैं क्या क्या है आज इसमें। ये मैं आपको बता चुका कि इंडियन पिनल कोड 1860 1 जनवरी 1862 से ये भारत में एनफोर्स हुआ है। और चार्टर एक्ट जो 1833 का जो चार्टर एक्ट था, उस चार्टर एक्ट में ये चार्टर एक्ट्स क्या हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स क्या हैं, काउंसिल एक्ट्स क्या हैं, यदि आप इनको थोड़ा समझना चाहते हैं तो मेरी एक सीरीज़ है जिसमें संविधान कथा के नाम से है, उस सीरीज़ में आप इसको देख सकते हैं। सारे एक्ट्स को मैंने उसमें समझाने की कोशिश की है। तो ये भी लिखा है कि फर्स्ट लॉ कमीशन ने ये शुरू किया। ये भी मैं आपको बता चुका था। फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन लॉर्ड मैकाले थे। मैकलॉयड, एंडरसन और मिलेट, ये 3 लोग और हैं जिन्होंने बहुत सहयोग दिया इस एक्ट को बनाने में। मैकलॉयड, एंडरसन और मिलेट। अब देखो, थोड़ा सा इस कानून को पढ़ने से पहले हमें ये समझना है कि ये किस तरह का, किस नेचर का एक्ट है। तो यहाँ लिखा है कि ये आपराधिक विधि है, क्रिमिनल लॉ है। और इन सारे कानूनों को समझने से पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट इज़ क्रिमिनल लॉज, होते क्या हैं। तो यदि देखें तो ये एक ग्रुप है जिसमें प्रोसीजर लॉ है, जिसमें एविडेंस लॉ है और जिसमें पिनल लॉज हैं। तो इन तीनों का जो ग्रुप है वो अपराध शास्त्र कहलाता है, लॉ ऑफ क्राइम कहलाता है। अब इन सब चीज़ों को आगे हमने स्लाइड में दिखाने की कोशिश की कि दंड विधियाँ, पिनल लॉज, दंड विधियों का मतलब है कि जो कुछ एक्शंस होते हैं
एक्शंस का मतलब है दोनों चीजें, कोई काम का करना और कोई काम का ना करना, मतलब टू डू और नॉट टू डू, दोनों आते हैं। तो जो काम का करना और काम का नहीं करना है, उसको किसी लॉ ने ऑफेंस बना रखा है और उसके लिए पनिशमेंट फिक्स कर रखा है, तो वो दंड विधि कहलाती है। ऐसे ही प्रक्रियात्मक विधि, प्रोसीजर लॉस। तो प्रोसीजर लॉ क्या होते हैं कि जो अपराध हुआ और उस अपराध के करने वाले व्यक्ति को कैसे पनिश किया जाए, तो उसका पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है कि एफआईआर कहाँ दर्ज होगी, फिर एफआईआर दर्ज होने के बाद एफआईआर का कंप्लीट सॉल्यूशन विद एविडेंस किसके पास जाएगा, फिर वो जज मजिस्ट्रेट उसमें कैसे डिसीजन देगा, कैसे अपील होगी। तो वो एक तरह से प्रोसीजर का मतलब होता है तरीका, कि किस तरीके का उपयोग किया जाएगा। वो तरीका तो प्रक्रियात्मक विधि और साक्ष्य विधि, लॉ ऑफ एविडेंस। तो जो एक्शन हुआ और जो इस एक्शन को उसने किया या नहीं किया, तो एक तरह से साबित और ना साबित, टू प्रूव और नॉट टू प्रूव, इन दोनों को देखने का जो काम है वो एविडेंस लॉ ने करना होता है। तो दंड विधियां वो होती हैं जिसमें व्यक्तियों के कार्यों या लोपों को या दोनों को अपराध घोषित किया जाता है। बहुत सारी हैं, अकेली आईपीसी पीनल लॉ नहीं है, और भी है, जैसे SC/ST एक्ट दे रखा है, NDPS एक्ट दे रखा है, ऐसे करके आईपीसी दे रखा, बहुत सारे जिनमें पनिशमेंट की व्यवस्था है, वो सारे के सारे कानून इसमें आते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है जिसे आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, प्रक्रियात्मक विधि का लिखा है। प्रक्रियात्मक विधियां वो विधियां होती हैं जिसमें कार्य और लोप के लिए निश्चित परिणाम तक पहुंचा जाता है, अर्थात जिस किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप होता है, चार्ज होता है, उसे या तो दोष सिद्ध किया जाता है या दोष मुक्त किया जाता है। तो ये मैंने अपनी डेफिनेशन लिखी है, मैंने अपने हिसाब से लिखी जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें। तो इसमें जो जिस तरह के प्रोसीजर लॉ हैं, जिन प्रोसीजर लॉ को आप पढ़ते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे CRPC एक प्रोसीजर लॉ है, CPC प्रोसीजर लॉ है, एविडेंस प्रोसीजर लॉ है। अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे प्रोसीजर लॉ ऐसे आ रहे हैं जो अभी कुछ एक्ट्स बने, स्पेशल एक्ट्स बने, जैसे NDPS एक्ट बना, वहां आप देखेंगे पीनल लॉ भी दिया हुआ है, प्रोसीजरल भी दिया हुआ है और एविडेंस भी है वहां। अब आप कहेंगे कि कैसे है, मैं आपको बताता हूं। पीनल लॉ इस तरह है कि किस ऑफेंस के लिए कितना पनिशमेंट दिया हुआ है, ये पनिशमेंट वहां डिफाइन किया हुआ है। तो जो एक्शन आपने किया, जैसे एक आदमी अफीम की बिक्री करता है, एक आदमी किसी भी प्रकार के, जैसे डोडा चूरा है या इस तरह के डोडा पोस्ट है, इस तरह की चीज़ों का आदान प्रदान करता है, कहीं ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो उसमें पनिशमेंट फिक्स किया हुआ है। तो आपका एक्शन क्या था और एक्शन के लिए पनिशमेंट क्या था, ये आ गया। अब बात आती है कि एविडेंस कहाँ है। तो जहाँ जहाँ इसमें प्रिजम्पशन है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति उस गाड़ी से, जिस गाड़ी में इस तरह का मान लो अफीम मिली है, हीरोइन मिली है, चरस मिला है, गांजा मिला है, उसमें लेके जा रहा है, तो इट इज प्रिजम्पशन कि भाई ये गाड़ी आप लेके जा रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि ये आप ही ऑफेंडर है, आप ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं हूं। तो इट सेल प्रिज्यूम, तो इट सेल प्रिज्यूम का मतलब क्या हुआ कि दिस इज द प्रोविजन ऑफ एविडेंस एक्ट, है ना। तो एविडेंस भी दिया हुआ है, ये अभी जो नए एक्ट बन रहे हैं, जितने भी स्पेशल एक्ट बन रहे हैं, उनमें दिया हुआ है। ऐसे ही आप देखेंगे कि प्रोसीजर आ गया, एविडेंस आ गया और पीनल लॉ आ गया। तो प्रोसीजर क्या है, तो प्रोसीजर में बता रखा है, जैसे NDPS एक्ट है, तो उस प्रोसीजर में बता रखा है कि जो व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट जज कैडर का है वो उसमें उसकी हियरिंग करेगा। तो जब हियरिंग करेगा तो वहां दे रखा है कि वो रिमांड भी देगा। जो पुलिस लेकर आती है किसी अभियुक्त को, और उस अभियुक्त को यदि उसे एविडेंस के लिए, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए दोबारा पुलिस को जरूरत होती है तो उसे वापस देना, क्योंकि 24 घंटे में किसी भी अभियुक्त को जज के सामने प्रस्तुत करना होता है,
मजिस्ट्रेट के सामने लाना होता है। तो चूंकि एनडीपीएस एक्ट में ये कर दिया कि जो सेशन जज है उसके पास मजिस्ट्रेट्स की भी पावर है, तो ये जो व्यवस्था है ये प्रोसीजर लॉ है। तो एक तरह से आप देखेंगे जितने भी नए एक्ट बन रहे हैं और ख़ास तौर से जो स्पेशल एक्ट बन रहे हैं उनमें प्रोसीजर भी है, एविडेंस भी है और पीनल लॉ भी है जो अभी हैं। और पहले जितने पुराने एक्ट्स हैं उनमें ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या किया कि सारे जितने भी पीनल लॉज थे उनको आईपीसी में कोडिफाइड किया। इसीलिए आईपीसी कोड एक कोड है, इंडियन पीनल कोड बोलते हैं उसको। तो सारी जगह जितने भी ऑफेंसेस उनके होते थे, चाहे फूड एंड एडल्ट्रेशन एक्ट से संबंधित थे तो उसमें प्रोविजन थे। अभी जो नए नए एक्ट आए उनमें क्या किया, नए एक्ट्स में उन्होंने नया बना दिया, तो उसके लिए सेपरेट सेपरेट बनते गए। लेकिन आप देखें करप्शन के लिए नया एक्ट भारत में अभी आ गया, लेकिन करप्शन संबंधी प्रोविजन पहले उसमें भी थे। तो ये सब कुछ आईपीसी में था जितने भी पीनल लॉज थे। और प्रोसीजर जितना भी था, क्रिमिनल का प्रोसीजर था तो वो सीआरपीसी में दिया हुआ था और एविडेंस था। तो एक तरह से 3 एक्ट्स के द्वारा ही सारा का सारा क्रिमिनल लॉ चल रहा था। लेकिन उस समय इस तरह के अपराध नहीं थे, अभी चेंज हो गए। जैसे एक समय था तो SC/ST के लिए कोई स्पेशल एक्ट नहीं था, अभी स्पेशल एक्ट है। जैसे नारकोटिक ड्रग्स के लिए कोई स्पेशल एक्ट नहीं था, अभी स्पेशल एक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हैं जिनके इस तरह के प्रोविजंस हैं। तो हमने यहाँ लिखा है कि लॉ ऑफ एविडेंस क्या होता है कि साक्ष्य विधियाँ प्रक्रियात्मक विधियाँ ही होती हैं, लेकिन ये विधि केवल कार्य, एक्ट्स और लोप, ओमिशन अर्थात अपराध को करने या न करने के आरोप सत्य हैं या असत्य हैं, इनसे संबंधित प्रावधानों का संकलन होना है। अर्थात साक्ष्य विधि में आरोपों को साबित या ना साबित करने के नियम बता रखे हैं। तो इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये इन एक्ट्स के नाम दे दिए। ये बात भी मैंने लिख दी है कि वर्तमान में नवनिर्मित विधियों में दंड विधि, साक्ष्य विधि, प्रक्रियात्मक विधि तीनों का एक ही विधि में समावेश किया गया है। फिर हम आते हैं कि भारतीय दंड संहिता में मुख्य रूप से एक्शंस और ओमिशंस हैं। तो मैंने आपको बताया कि इन दिस एक्ट एक्ट्स एंड ओमिशंस आर डिफाइंड। तो किस तरह का एक्ट किया, जैसे एक एग्जांपल से समझो। कोई कहता है कि साहब इसने चोरी की है, तो चोरी एक टाइप का एक्शन है कि ऐसे ऐसे करोगे तो ये चोरी कहलाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे जगहों पर, जैसे एक दोस्त है, अपने दोस्त के यहाँ से कोई किताब ले जाता है और ये सोचता है कि मेरा दोस्त है, मैं यहाँ से किताब ले जा सकता हूँ, तो वो चोरी नहीं है। लेके चला गया, वो चोरी नहीं है, एक्शन वही है। तो ये सारे के सारे एक्शंस का डेफिनेशन दे रखी है पूरी आईपीसी में। अब एक्शंस में आईपीसी कहती है कि ओमिशन भी है, मतलब एक्ट करना और न करना दोनों शामिल हैं, ठीक है ना। तो यही मैंने यहाँ लिख दिया है कि अच्छा, इसमें डेफिनेशंस दे रखे, परंतु कुछ शब्द इसमें परिभाषित नहीं है, इनको समझना आवश्यक होगा। अब चूंकि हम आईपीसी पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आईपीसी को पढ़ने के लिए इसका जो चैप्टर 2 है उसमें सारे के सारे डेफिनेशंस दे रखी हैं कि किन किन डेफिनेशंस की आगे जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में यहाँ पे बताया नहीं हुआ है, इंडियन पिनल कोड में बताया नहीं हुआ है, या उसको क्लियर कट डिफाइन नहीं किया हुआ है। लेकिन वो अपराध शास्त्र को, लॉ ऑफ क्राइम्स को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने ये उसके द्वारा ये बताने की कोशिश की कि आशय क्या होता है, इंटेंशन क्या होता है, तैयारी क्या होती है, प्रयत्न क्या होता है, परिणाम क्या होता है। तो ये चारों शब्दों को एक साथ मिला देते हैं तो ये पता लगता है कि अपराध बनता है। कि मतलब पहले किसी में इंटेंशन होता है, प्रिपरेशन करता है, उसकी प्रयत्न करता है, परिणाम होता है। अब यहाँ पे क्या है कि ये एक तरह से अपराध के तत्व हैं। दीज आर द एलिमेंट ऑफ ऑफेंसेस, है ना। इन्हें आवश्यक तत्व कहा जाता है। आशय, अभियुक्त को उन परिस्थितियों की जानकारी जो किसी लोप बोलते हैं, ओमिशन या नॉट टू डू, और कार्य बोलते हैं एक्ट को। तो लोप और इसके परिणाम का ज्ञान होना वो कहलाता है। इसको आप ऐसे समझने की कोशिश करें, मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। हाँ,
थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करेंगे कि इंटेंशन होता क्या है। इसकी डेफिनेशन नहीं दी हुई है, लेकिन मैंने लिखा है यहाँ कि अभियुक्त को उन परिस्थितियों की जानकारी जो किसी कार्य को या लोभ को अपराध बनाती हैं। मतलब एक लाइन में कहें तो कार्य के बारे में और परिणाम के बारे में जानकारी होना इंटेंशन है। कार्य और परिणाम के बारे में जानकारी होने का मतलब क्या है? मतलब सामान्य है कि जो कुछ भी कर रहे हैं वो अगेंस्ट द लॉ है, ये जानना। यदि किसी व्यक्ति को ये पता है कि अगेंस्ट द लॉ है तो वो ये जानता भी है कि व्हाट शैल बी इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, इसका परिणाम क्या निकलेगा, वो इस बात को भी जानता है। तो एक तरह से क्या कह सकते हैं कि परिणाम की और एक्ट की, एक्ट का मतलब करने या न करने दोनों की जानकारी का होना, इसका मतलब इंटेंशन है। एक एग्जांपल से समझो। एक सिपाही है और सिपाही को ये ड्यूटी लगा रखी है कि भाई ये एक तालाब है और इस तालाब पर आपको यहीं पर ड्यूटी देनी है और हटके नहीं जाना है, और ख़ास तौर से 12 बजे से 2 बजे तक नहीं जाना है, और 12 बजे से 2 बजे तक यहाँ से होकर छोटे छोटे बच्चे गुजरते हैं, और बच्चे गुजरने की वजह से यहाँ पहले कई सारे बच्चे इस तालाब में डूबकर मर गए हैं, क्योंकि बच्चे पानी देखकर कूद जाते हैं। तो इस वजह से एक कांस्टेबल की ड्यूटी लगा दी, पास में स्कूल है। अब क्या होता है कि कांस्टेबल ड्यूटी अच्छे से करता है। एक दिन उसे लगता है कि चलो धूप में कहीं पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं, बच्चे रोज आते हैं, अपने आप चले जाते हैं, आज भी चले जाएंगे। लेकिन वो अलग हटकर चला गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक बच्चा पानी में गिर गया। अब देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चा गिर गया। यहाँ ड्यूटी क्या थी? ड्यूटी थी कि वो वहां से हटकर नहीं जाए, ड्यूटी थी हटकर नहीं जाए। जब हटकर चला जाएगा तो उसे ये जानकारी तो थी कि हटके जाने से क्या होगा, कि सब हटके जाने से कोई बच्चा गिर सकता है। मतलब आपको आपके काम की जानकारी होना। तो जो काम आपको करना चाहिए था, तो एक तरह से जो ओमिशन किया उसने कि भाई आपको जाना नहीं चाहिए था वहां से, ये आपका ड्यूटी थी और आप चले गए, इसका मतलब आपने ये ऑफेंस कमिट कर दिया। यहां पर उसका इंटेंशन इन्वॉल्व हो गया। तो इंटेंशन का मतलब ये है कि किसी भी कार्य की जानकारी का होना। यदि जानकारी नहीं है, जानकारी इस तरह की है कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंस निकलेंगे, क्या परिणाम निकलेगा, तो ये माना जाएगा कि इट वॉज योर इंटेंशन। अभी एक दो एग्जांपल से और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ये सारे डेफिनेशंस को हम देखेंगे, आगे चलते हैं। एक चीज समझनी है यहाँ पे, जैसे इंटेंशन समझते हैं ना, तो एक शब्द है आशय, एक है दुराशय। दुराशय का जैसा कि आप नाम समझ रहे हैं, बुरा आशय। बुरा आशय का मतलब खराब आशय, मतलब कहीं ना कहीं इंटेंशन के दो हिस्से कर दिए। अब इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छा एक्ट आया था, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मेयर हंस जॉर्ज। ये सुप्रीम कोर्ट का एक्ट है। इस एक्ट में ये बताने की कोशिश की गई थी कि वाकई में ये किस तरह का अपराध है, किस तरह की चीज है। इस डेफिनेशन को क्लियर करने की कोशिश की। केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक उसका मन भी अपराधी न हो। अब मन क्या है, थोड़ा सा मन को भी समझना जरूरी है। मन का मतलब है शरीर का वो हिस्सा जो आपको दिखाई देता है, वो शरीर है, और जो हिस्सा शरीर का दिखाई नहीं देता वो मन है। मन का मतलब, मन के लिए कानून में जो अंग्रेजी का शब्द प्रयोग किया है माइंड, अर्थात माइंड को ही मन कहा। तो लॉर्ड कोक बहुत बड़े जूरिस्ट हुए हैं,
तो लॉर्ड कोक कहते हैं कि किसी व्यक्ति के मन में क्या है ये तो कोई भी नहीं जान सकता, वो कहते हैं भगवान भी नहीं जान सकता। तो मन की स्थिति क्या है, तो यहाँ कहता है कि जब तक उसका मन भी अपराधी ना हो, मतलब ये कहना चाहता है कि ये अपराध मन में भी होना चाहिए, अपराध मन में नहीं है तो वो अपराधी नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो। जैसे एक आदमी पागल है, अब पागल किसी व्यक्ति में ईंटें मार देता है और ईंट मार देने की वजह से वो आदमी घायल हो जाता है। अब देखिए, चूंकि उसको अपने शरीर की, मन की जानकारी नहीं है, वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है, अर्थात उसके मस्तिष्क के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, तो उसने कोई अपराध नहीं किया। मन के बारे में आप कुछ जानते होते तो उसने अपराध किया होता। तो एक तरह से क्या समझ सकते हैं कि मन अर्थात मस्तिष्क जानता था या नहीं जानता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मन अपराधी नहीं है तो इसके लिए क्या किया कि आईपीसी में सेक्शन 76 से लेकर 106 तक के जो ऑफेंसेस हैं, होने को वो ऑफेंस हैं, लेकिन एक्सेप्शन में डाले हुए हैं। क्यों डाले हुए हैं? क्योंकि किन्हीं कारणों से उन्हें अपराध नहीं बनाया जा सकता। इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये समझ लें कि जब तक मन अपराधी ना हो तब तक अपराध नहीं बनता। इसके एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मान लो एक आदमी भीड़ से निकल कर जा रहा है और उस भीड़ में एक महिला भी होती है और उसकी कैसे ही महिला में उसके शरीर छुप जाता है, शरीर से टक्कर हो जाती है। तो यहाँ देखिए अपराध नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ भी ऐसा नहीं था, ना तो उसके दिमाग में ऐसा था कि वो उस लेडी को टच करना चाहता था, तो यहाँ ऑफेंस नहीं हुआ। लेकिन एक आदमी जानबूझकर ये देखता है कि अच्छा यहाँ भीड़ है और उसको टच करता है, ये ऑफेंस हो गया। तो एक तरह से इसलिए इसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जब तक मन अभी अपराधी ना हो तब तक ऑफेंस नहीं है, अर्थात मेंसरिया नहीं है। मेंसरिया का मतलब है कि बुरा आशय या खराब आशय या दुराशय, इनको इस नाम से जान सकते हैं। मन में अपराध की प्रवृत्ति होना। हाँ जी, फिर है प्रिंसिपल ऑफ मेंसरिया को ब्रेंट वर्सेस वुड में लॉर्ड गोइड थे, इन्होंने प्रतिपादित किया। इन्होंने क्या किया था, इसको दोबारा से पुनर्जीवित किया। ये प्रिवी काउंसिल का श्रीनिवार वर्सेस एम्परर का एक प्रिवी काउंसिल का केस है। ऐसे ही ये हरिप्रसाद राय वर्सेस स्टेट का, ये दो केसेस हैं। इन केसेस में भी इस चीज़ को रिपीट किया गया कि भारत में जब, हाँ ये इसमें बताने की कोशिश की गई, इस बड़े महत्वपूर्ण केस है। इन केसेस में ये बताने की कोशिश की गई कि जो हमारा इंडियन पिनल कोड है क्या उसमें मेंसरिया है। तो देखो डायरेक्ट कहीं मेंसरिया शब्द का प्रयोग नहीं होता उसमें, लेकिन जब प्रिवी काउंसिल के सामने और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात आई तो उन्होंने क्या स्पष्ट किया। अब बात आ रही है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग नए स्टूडेंट हों, प्रिवी काउंसिल को ना समझते हों, तो मैं आपको बता दूं कि प्रिवी काउंसिल का मतलब ये था कि 1935 में हमारे यहाँ पे फेडरल कोर्ट बन गया था। एक तरह से फेडरल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का पूर्वगामी है। इसको और गहराई में जानने के लिए वो संविधान कथा में जाइए, उन एपिसोड्स में बता रखा है। तो उसकी जो अपील होती थी वो लंदन में, जहाँ लंदन में जो प्रिवी काउंसिल थी उसके यहाँ होती थी, और भारत में फेडरल कोर्ट होती थी। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, फेडरल कोर्ट 1935 में जो हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो दर्जा उसको मिला वो तो 26 जनवरी 1950 के बाद मिला, जब भारत में संविधान लागू हो गया उसके बाद ही मिला। ठीक है ना। तो ये प्रिवी काउंसिल और इन्होंने ये बड़ी अच्छी बात कही कि हम कैसे जाने कि है या नहीं है। तो इस लाइन को मैं पढ़ना चाहूँगा कि भारत में जब तक किसी अधिनियम द्वारा दुराशय को स्पष्ट रूप से अपवर्जित न कर दिया जाए तब तक ऐसे अधिनियम जो अपराध के बारे में बताते हैं उनका निर्वचन बोलते हैं इंटरप्रिटेशन, दुराशय या मेंसरिया के आधार पर होना चाहिए। तो क्या कहना चाहता है सुप्रीम कोर्ट और प्रिवी काउंसिल? तो उन्होंने बड़ी
स्पष्ट पिक्चर कर दी थी कि जहां हमने स्पेशली कह दिया कि हियर मेंसरिया शैल नॉट बी एप्लीकेबल, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट ओमिशन विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू मेंसरिया, बट इट इज नॉट एक्सक्लूडेड देयर, हटाया ही नहीं गया है, मेंसरिया स्पष्ट रूप से हटा दिया गया है तो ही आएगा, अन्यथा तो क्या है, अन्यथा जो डिसीजंस होंगे वहां मेंसरिया उपयोगी होगा। हाँ, यहां पर कुछ एक्सेप्शंस को बताया, मेंसरिया से संबंधित एक्सेप्शंस। इन ऑफेंसेस में किसी मेंसरिया की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे न्यूसेंस है, कोई आदमी न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, बहुत सारे तरह के न्यूसेंस हैं, कहीं साउंड का न्यूसेंस हो सकता है, कहीं एनवायरनमेंट का हो सकता है, कहीं और तरह के भी बहुत सारे न्यूसेंस हैं जिनको क्रिएट कर रहा है, तो वहाँ वो कहता है कि साहब मेरे मन में ऐसा नहीं था। जैसे एक एग्जांपल से, आपके पास अपनी कार का, अपनी मोटरसाइकिल का, अपने किसी भी व्हीकल का पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट नहीं है, और आपकी गाड़ी को पुलिस पकड़ लेती है और कहती है भाई आप अपना पॉल्यूशन वाला सर्टिफिकेट दिखाइए। आप कहते हैं साहब वो तो मेरे पास है नहीं। अब पुलिस वाला कहता है कि देखो आप इतना सारा आप पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हो, कल 5 जून थी और 5 जून पर्यावरण दिवस था, इतना भी। बोले साहब देखो मेरे मन में ऐसा नहीं था कि इस देश का, इस संसार का पर्यावरण खराब हो, लेकिन आपके इस कहने मात्र से ऑफेंस समाप्त नहीं हुआ। मेंसरिया क्या कह रहा था, अनलेस योर माइंड इज नॉट गिल्टी यू डिडंट कमिट ऑफेंस। तो ये जो बात थी, ये स्थिति यहां पर आप न्यूसेंस में नहीं ला सकते। न्यूसेंस का मतलब ही ये है कि आपने न्यूसेंस किया है तो यू कमिटेड एन ऑफेंस। ऐसे ही स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होती है, आप लोगों ने लॉ में पढ़ा होगा, एलएलबी की जो क्लासेस रही होंगी, कि एक रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का बात था। उस केस में ये टर्म आई है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब है कि आपने, आपके काम से किसी को किसी भी प्रकार की इंजरी हुई है तो यू शैल बी रेस्पॉन्सिबल वेदर योर माइंड वॉज गिल्टी और नॉट। इससे कोई असर नहीं पड़ता कि माइंड गिल्टी था या नहीं था, आपके काम से हो गई। एक एग्जांपल ले लेता हूं। एक आदमी ने बड़ा सा तालाब, वो टंकी बनवाई, और वो टंकी का पानी रिस के दूसरे के घर में जा रहा था, और इतना ज़्यादा जा रहा था जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसके यहाँ पर कोई वैल्यूएबल चीज़ रखी थी जिसकी वजह से सारे खराब हो गए, सारे खराब हो गए। तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी, एक और शब्द मैं यहाँ समझा दूंगा, दोनों को समझा दूंगा। एब्सोल्यूट लायबिलिटी एक शब्द और है, और यहाँ पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। तो उन्होंने ये कहा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में, कि जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन दे रखे हैं, उन एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए। एक्सेप्शन क्या, कि मान लो तूफान आ गया, तूफान की वजह से टंकी गिर गई, जिसकी वजह से दूसरे के घर में उसका सामान खराब हो गया, तो ये तो था एक्सेप्शन, क्योंकि ये एक्ट ऑफ गॉड था। एक्ट ऑफ गॉड नहीं है तब क्या होगा, तब ये होगा कि आप रेस्पॉन्सिबल होंगे। टंकी आपने बनाई, अपने घर में बनाई, लेकिन उसका पानी रिसके दूसरे के चला गया, जिसकी वजह से उसकी वैल्यूएबल चीजें खराब हो गई, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अब वो कहता है सर मेरे माइंड में तो कोई भी गिल्टी नहीं था, मैं तो नहीं चाहता था कि बेचारे का, मेरे को बहुत दुख भी है कि इस बेचारे का नुकसान हो गया, ये गरीब आदमी था, इससे असर नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये भी माना जाएगा कि आपने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कुछ किया है, तो यहाँ पर मेंसरिया काम नहीं आएगा, सपोर्ट नहीं करेगा। मेंसरिया दोनों काम करता है, किसी को बचाता भी है और छुड़ाता भी है। बचाता कैसे है कि साहब मेरे मेंसरिया नहीं है तो मैंने अपराध नहीं किया, मेंसरिया है तो अपराध किया। एक तरह से
ये इंटेंशन का ही पार्ट है, इंटेंशन का ही एक रूप है जिसे हम मेंस रिया के तौर पे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही जितने माइनर फाइन से जो पनिशेबल ऑफेंसेस हैं उनमें भी नहीं, ठीक है ना। पनिशेबल विद माइनर फाइन और सिविल मैटर्स, इसमें आपका मेंस रिया काम नहीं करता है। एक शब्द और धीमे 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 लॉ का डेवलपमेंट हुआ। तो पहले मेंस रिया था, मेंस रिया से फिर एक और निकल कर आया एक्टस रिया। तो एक्टस रियस क्या है इसको भी समझना जरूरी है। एक्टस रियस का कहीं ना कहीं कि विधि द्वारा प्रतिसिद्ध परिणाम एक्टस रियस कहलाते हैं, गिल्टी एक्ट। तो इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, पहले सामान्य अर्थ में कुछ जितनी भी लॉज हैं उन्हें ऐसे समझने की कोशिश करो कि सामान्य अर्थ क्या है, टेक्निकल अर्थ बाद में सीखो, पहले सामान्य सीखो। जैसे एक एग्जांपल से समझो, मान लो मैं और आप और एक और कोई 2-3 लोग मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी करते हैं। कॉन्स्पिरेसी का मतलब ही ये है कि हम और कई लोग कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जो ऑफेंस है। तो जब मैं वो करने की कोशिश करता हूं लेकिन मेरा शरीर उसमें इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि माइंड का जो हिस्सा दिख रहा है वो शरीर है, जो नहीं दिख रहा है वो मन है। इसका मतलब मेरा, अब मैं कहता हूं कि मैं इन्वॉल्व ही नहीं था उसमें, लेकिन आपके इसी तरह के इन्वॉल्वमेंट जहां शरीर इन्वॉल्व नहीं है तो भी वहां पर एक्टस रियस तो है ही सही। तो कोई व्यक्ति या तो पूर्णतः उत्तरदायी होता है या पूर्णतः दोष मुक्त, इसमें योगदायी उपेक्षा का कोई महत्व नहीं होता। जैसे अबेटमेंट हो गया, कॉन्स्पिरेसी हो गई, तो यहाँ पर शरीर सम्मिलित नहीं है तो भी ऑफेंस है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, एक्टस रियस। ये लैटिन टर्म है जिससे ये चीजें आई हैं। एक्टस डी नेमनी फेसेट इंजूरियम, देवीय कार्य से क्षति के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी मैंने नहीं बताई थी आपको, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बताई थी। तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी को भी बता देता हूं मैं कि रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के जो केस डिसाइड हुआ उसमें ये कहा कि रेस्पॉन्सिबल तो हो आप, लेकिन रेस्पॉन्सिबल उन चीज़ों के लिए नहीं हो जो एक्सेप्शन में आती हैं। एक्सेप्शन में जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, एक्ट ऑफ गॉड आता है, मतलब दैवीय कार्य आते हैं। उन दैवीय कार्य के मामले में आप रेस्पॉन्सिबल नहीं है। जैसे केस में आया कि एक आदमी ने बहुत बड़ा तालाब बनवाया और उसका तालाब क्या बांध बनवाया और उस बांध में अच्छी खासी व्यवस्था की जिससे पानी बाहर ना जा सके, लेकिन पहले कभी इतनी बारिश नहीं हुई, इतनी बारिश हुई, बाढ़ आ गई जिसकी वजह से बांध टूट गया। बांध टूट गया जिसकी वजह से दूसरे की फसल खराब हो गई, खेत खराब हो गए। अब प्रश्न उठता है कि उसने क्या अपराध किया। तो जहां स्ट्रिक्ट लायबिलिटी थी तो वहां तो उसके पास एक्सेप्शन था, तो जो एक्सेप्शन था इसलिए उसे रेस्पॉन्सिबल नहीं बनाता। लेकिन भारत में क्या हुआ कि भारत में भोपाल में गैस त्रासदी हुई और गैस त्रासदी हुई, उसमें बहुत सारे लोग, उसमें से गैस निकली और वो गैस की वजह से बहुत सारे लोग भोपाल में मर गए। तो भारत की जो सुप्रीम कोर्ट थी, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ एम.सी. मेहता का एक जजमेंट था, उस जजमेंट में इस बात को नकार दिया कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो एक्सेप्शन थे उन्हें कट मार दिया। तो ये भारत की सुप्रीम कोर्ट का डेवलपमेंट था जिसको कहा एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मतलब है कि यदि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे दूसरों को नुकसान होगा और दूसरों के नुकसान आपकी वजह से हुआ है, तो चाहे
भूकंप आ जाए जिसकी वजह से गैस बाहर निकल गई होगी, यू शैल बी रेस्पॉन्सिबल। तो वहां पर एक्सेप्शंस को हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, ये कहलाती है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। खैर, ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ेंगे तब हम इनको डिस्कस करेंगे। तो लॉर्ड कोक की जो एक पुस्तक है थर्ड इंस्टीट्यूट, उसमें ये बता रखा है कि ये कहावत कहाँ से आई। तो अंगस्टीन की जो पुरानी कहावतें हैं उनमें से आई है। बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है ये बातें, LLB के कोर्स के लिए रहती हैं, बाकी कंपटीशन में नहीं है। भारतीय दंड संहिता में मेंस रिया का कोई परिभाषा नहीं दी गई है, मैं सब आपको स्पष्ट कर चुका। हाँ, इनडायरेक्ट में है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट में इस तरह बता रखा है कि कुछ शब्द हैं जिनके जैसे वॉलेंटरली, स्वेच्छापूर्वक, है ना, डिसऑनेस्टली, बेईमानी पूर्वक, फ्रॉडुलेंटली, कपट पूर्वक, तो ये जो शब्द दे रखे हैं, ये देखा जाए तो ये मेंस रिया का ही रूप है। तो इनडायरेक्ट में ये सारे के सारे दिए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने इन 3 चीजों को डिवाइड किया कि आईपीसी में मेंस रिया 3 रूपों में डिवाइड किया हुआ है। एक है पॉजिटिव फॉर्म, सकारात्मक स्थिति, तो एक है नकारात्मक स्थिति। अब पहले हम सकारात्मक स्थिति को देखें, जैसे नेग्लिजेंस है, फ्रॉडुलेंटली है, इंटेंशन है, डिसऑनेस्टली है, बेईमानी पूर्वक। और ये इनमें क्या किया इन्होंने, ये कहा कि जो डायरेक्टली दिखाई दे रहा है मेंस रिया वहां है। अब जो नेगेटिव फॉर्म में है वो कौन सा है? नेगेटिव फॉर्म का मतलब ये है कि वो चीज ऑफेंस है लेकिन हमने उसको ऑफेंस नहीं माना। जैसे एक्सेप्शंस है, आईपीसी का सेक्शन 76 से लेके 106 तक एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। इन एक्सेप्शंस में वो कार्य ऑफेंस हो सकता था, लेकिन चूंकि एक्सेप्शन में दिया हुआ है इसलिए ऑफेंस नहीं है। ऐसे ही सेक्शन 300 है, सेक्शन 300 में भी एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। तो इन सब चीजों को ये कहा कि यहां नेगेटिव फॉर्म में मेंस रिया दिया हुआ है। ये मैं आपको बता चुका। हाँ, आईपीसी के कुछ सेक्शंस हैं यहाँ पे कि इनमें आपके इंटेंशन का कोई लेना देना नहीं है। जैसे सेक्शन 268 दे रखा है, 272 फूड एंड एडल्ट्रेशन का सेक्शन दे रखा है, 292 दे रखा है सेक्शन जो अश्लील साहित्य वगैरह बेचने का है, 312 दे रखा है। ये सेक्शन मिसकैरेज का है, कोई वॉलेंटरी मिसकैरेज कराता है। ऐसे ही 494 दे रखा है। तो इन सारे सेक्शंस में कोई ये कहे कि सब मेरा तो ऐसा मकसद नहीं था, मकसद का मतलब इरादा, इरादे का मतलब इंटेंशन, और उसी का हिस्सा है मेंस रिया, तो ये तो मेरा इरादा नहीं था, तो मैं तो ये करना नहीं चाहता, जैसा मैंने अभी आपको न्यूसेंस के संबंध में बताया था, तो भी क्या समझा जाएगा, आपके इरादे से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह ये वो डेफिनेशंस थी जो मैंने आपको भी बताई। अब देखो यहाँ पे कुछ और डेफिनेशंस हैं जिनको और डिस्कस करना था। जैसे एक डेफिनेशन को आपने इंटेंशन को देखा, इंटेंशन के साथ भी आपको एक चीज़ और देखनी है, जिसे समझा देता हूँ कि मोटिव क्या होता है और इंटेंशन क्या होता है। तो मोटिव का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति की मन की वो आंतरिक दशा जिसकी वजह से वो ऑफेंस करने के लिए मजबूर हो जाता है। एक तरह से सोर्स है, एक तरह से ये सोर्स है कि कहाँ से ऑफेंस की ये प्रवृत्ति आ रही है, तो उसको बोलेंगे इंटेंशन, मोटिव।
जैसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करोगे, एविडेंस एक्ट में बड़ा अच्छा, क्योंकि ये अपराध का तत्व नहीं है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अपराध का तत्व क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसको सिर्फ साबित करने के लिए काम आता है, क्योंकि मोटिव इतनी गहरी चीज है जो किसी व्यक्ति के अंदर अंदर होते। जैसे एक एग्जांपल सोचो कि एक आदमी अंदर अंदर सोच रहा है कि मैं इस आदमी की हत्या करूंगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता, सोच रहा है, तो क्या उसने कुछ ऑफेंस किया? नहीं, उसने कोई ऑफेंस नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके सोचने से ऑफेंस नहीं कमिट हुआ, क्योंकि वो अपना मन बदल भी तो सकता है, तो बदल सकता है, तो वो ऑफेंस हुआ नहीं। तो हेतु या मोटिव, तो हेतु या मोटिव क्या है कि जो मजबूर करे। एक एग्जांपल से मैं लूंगा जो एविडेंस एक्ट में दे रखा है, ये इलस्ट्रेशन है कि एक आदमी है जो किसी को ऑफेंस करते देखता है। जब उसने ऑफेंस करते देखा तो जो ऑफेंस कर रहा था उसने देख लिया कि इस आदमी ने मुझे देख लिया है, और उसके बाद उसने आपस में मुलाकात की। उसने कहा, देख भाई, मैं लोगों को नहीं बताऊंगा, तू मुझे इतने पैसे दे दे। इसके बदले उसने पैसे ले लिया। कुछ दिन बाद क्या हुआ, थोड़े दिन बाद फिर उसने पैसे मांगे कि मैं तेरी वो बात बता दूंगा जो तूने अपराध किया था, नहीं तो मुझे पैसे दे। फिर पैसे दिए। तो बहुत दिन तक वो देता रहा। एक दिन वो मजबूर हो गया कि ये तो आफत ही लग गई, बार बार पैसे मांगता है। तो उसने क्या किया कि चल भाई, ऐसा है कि ये पैसे जहां आज तो मेरे पास नहीं है, वहां रखे हैं, वहां चल के मैं तेरे को दे देता हूं। तो वो वहां लेके जाता है, रास्ते में उसी व्यक्ति की जिसने उसे अपराध करते हुए देखा था हत्या कर देता है। तो यहां पर ये देखिए कि ये क्या है, क्योंकि वो मजबूर था, क्योंकि उसको वो बार बार उससे जो पैसे मांग रहा था, वो उसके पास पैसे नहीं थे, तो जो ब्लैकमेलिंग कर रहा था कंटिन्यू, इस वजह से उसने मार दिया उसको। तो ये अपराध करने के लिए जिस चीज से मजबूर हो जाए वो तो है मोटिव, है ना। और फिर इंटेंशन क्या है? इंटेंशन का मतलब है जिसकी वजह से कि जो मैं करने वाला हूं उसके परिणाम को जानता हूं कि ये इस परिणाम के बाद, जैसे मैंने गोली चलाई और गोली चलाने के बाद मैं जानता हूं कि इससे आदमी मर जाएगा, तो मैं जानता था परिणाम, और जहां से सोर्स उत्पन्न हो रहा है मोटिव। तो इस तरह दोनों चीजें अलग अलग हैं, मोटिव अलग है और इंटेंशन अलग है। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है, और आगे इसी को आगे जारी रखने के लिए तो आईपीसी के जितने एपिसोड हैं उन्हें आप कंटिन्यू देख सकते हैं, और सारों में कंटिन्यू ये पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत सारे एपिसोड्स हैं जिनको आप देखें। ठीक है, थैंक यू।